26 नवंबर 2024 की एक शांत सुबह सैन फ्रांसिस्को के एक अपार्टमेंट में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। जब पुलिस अधिकारियों ने अपार्टमेंट में प्रवेश किया तो वहां एक दिल दहलाने वाली स्थिति थी। बालाजी, एक 26 वर्षीय युवा, मृत पाए गए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको उनके जीवन के बारे में बताते हैं। बालाजी का जन्म एक भारतीय अमेरिकी परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में हुआ था। उन्होंने 2021 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह ACM इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट 2018 वर्ल्ड फाइनल में 31वें स्थान पर थे। वह 2017 पैसिफिक नॉर्थवेस्ट रीजनल और बर्कले प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट दोनों में पहले स्थान पर थे। अगर हम उनके करियर के बारे में बात करें, सुचिर बालाजी ने ओपनएआई में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोधकर्ता के रूप में लगभग 4 साल बिताए। जिन परियोजनाओं में वे शामिल थे उनमें उन्होंने इंटरनेट डेटा एकत्र किया और व्यवस्थित किया, जिसका उपयोग कंपनी ने अपने ऑनलाइन चैटबॉट ChatGPT को बनाने के लिए किया। अगस्त 2024 में कंपनी की व्यावसायिक प्रथाओं से मोहभंग होने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी, जिसकी उन्होंने सार्वजनिक रूप से निंदा की। आरोप लगाया कि कंपनी ने ChatGPT विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि ChatGPT ओपनएआई की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में सुधार करने के लिए उनकी सामग्री का उपयोग करके कई लोगों और फर्मों को व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक बना देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित अक्टूबर 2024 की एक कहानी में बालाजी ने ओपनएआई के बारे में ये चिंताएं व्यक्त की और कहा गया कि यदि आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो आपको बस कंपनी छोड़ देनी चाहिए। ओपनएआई डेटा शेयरिंग से संबंधित कानूनी मामलों में शामिल था, क्योंकि उत्तरी अमेरिकी समाचार प्रकाशकों और पेशेवर लेखकों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण के लिए उनके लेखों के अवैध उपयोग का आरोप लगाया गया था। कंपनी ने तर्क दिया कि सॉफ्टवेयर निष्पक्ष उपयोग और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट सिद्धांतों पर आधारित था, जो रचनाकारों के लिए उचित है और नवाचार का समर्थन करते हैं, और ये तर्क देकर अपनी व्यावसायिक प्रथाओं का बचाव किया कि इसके सॉफ्टवेयर मॉडल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर प्रशिक्षित हैं। ओपनएआई छोड़ने के बाद बालाजी ने कहा कि वह व्यक्तिगत परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, जिसमें मशीन लर्निंग और तंत्रिका विज्ञान पर केंद्रित एक गैर लाभकारी संस्था बनाने की योजनाएं शामिल थी। 23 अक्टूबर 2024 को अपनी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले बालाजी ने अपनी निजी वेबसाइट पर एक निबंध पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था जनरेटिव AI कब उचित उपयोग के लिए योग्य होता है। निबंध में उन्होंने ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल के आउटपुट का गणितीय विश्लेषण किया और तर्क दिया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के उचित उपयोग कानून में उल्लिखित 4 कारकों को संतुष्ट नहीं करते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, चारों कारकों में से कोई भी ChatGPT के अपने प्रशिक्षण डेटा के उचित उपयोग के पक्ष में नहीं लगता है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ कोई भी तर्क मूल रूप से ChatGPT के लिए विशिष्ट नहीं है, और इसी तरह के तर्क कई डोमेन में कई जनरेटिव AI उत्पादों के लिए दिए जा सकते हैं। ओपनएआई पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाने वाले 26 वर्षीय विस्लब्लोअर सुचिर बालाजी के परिवार ने खुलासा किया है कि वह अपनी असामयिक मृत्यु से पहले कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे। बालाजी 27 नवंबर को अपने सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। शहर के मुख्य चिकित्सा परीक्षक ने इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि उसके माता पिता ने रिपब्लिक वर्ल्ड के साथ बात करते हुए गलत खेल का संदेह जताया है, इस बात पर जोर देते हुए कि उनका बेटा साहसी था और उसके अपने जीवन को समाप्त करने की संभावना नहीं थी। उनकी मां पूर्णिमा रामाराव के अनुसार सुचिर ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत संकलित किए थे और ओपनएआई के कथित कॉपीराइट उल्लंघन पर प्रकाश डालने के लिए एसोसिएटेड प्रेस सहित प्रमुख मीडिया आउटलेट्स के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था की थी। पूर्णिमा ने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि वह व्यक्तिगत शोध पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी चिंताओं को दूर करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। परिवार ने खुलासा किया कि सुचिर के पास अपने आरोपों और कानूनी रणनीति को रेखांकित करने वाला एक दस्तावेज था। उनकी मां ने कहा, वह बड़े पैमाने पर सार्वजनिक होने के लिए तैयार थे। उनकी मौत पर उठे सवाल कई दिनों तक सुचिर की बात न सुनने पर उसके माता पिता घबरा गए और पुलिस से संपर्क किया, जिसने उसके अपार्टमेंट में उसका शव पाया। पूर्णिमा ने उनकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए दावा किया कि प्रमुख विवरण जुड़ते नहीं हैं। परिवार ने उनकी मृत्यु के बाद उनके उपकरणों पर असामान्य गतिविधि देखी, जिसमें 29 नवंबर को दिखाई देने वाली गूगल क्रोम और गूगल ड्राइव की अस्थायी फाइलें शामिल थीं। उनका शव मिलने के 2 दिन बाद
पूर्णिमा ने अपने लैपटॉप और अन्य उपकरणों का गहन फोरेंसिक विश्लेषण करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि उसके डेस्कटॉप को किसने एक्सेस किया। वह अपनी जान नहीं लेगा। पूर्णिमा ने अपने बेटे को उसकी मृत्यु से पहले के दिनों में उत्साहित और खुश बताया। उन्होंने अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ मनाया था और एक हफ्ते पहले लॉस एंजल्स और कैटेलिना द्वीप में छुट्टियों का आनंद लिया था। वह जीवन से भरा हुआ था, उसने कहा। इतना साहसी और आत्मविश्वासी कोई व्यक्ति ऐसा कदम नहीं उठाएगा। परिवार ने सुचिर की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई है, ये संदेह करते हुए कि उसके विस्लब्लोइंग से धमकी मिल सकती है। उन्होंने एक स्वतंत्र जांच की मांग की है और एलोन मस्क जैसी प्रभावशाली हस्तियों से समर्थन मांगा है। पूर्णिमा ने कहा, इसमें सैकड़ों अरबों डॉलर शामिल हैं। हमें इसकी तह तक पहुंचने में मदद करने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है।